बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने बात की थी प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल के बारे में। हमने इसमें देखा था कि किस तरह से जो है वो अल्कोहल की हमने प्रोटेक्शन की थी। उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास सिंगल OH ग्रुप मौजूद है तो हम उसको प्रोटेक्ट जो है वो किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमने ईथर्स वाले देखे थे, ठीक है, सिलाइल ईथर्स वाले देखे थे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। फिर उसमें हमने जो है वो एस्टर्स देखे थे कि एस्टर्स भी जो थे वो सारे के सारे हम उसको क्या करते थे, एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पे यूज़ कर रहे थे। आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो बेसिक सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो सारी वही रहेंगी कि हम जो है वो प्रोटेक्शन क्यों करवाते हैं, ठीक है, और हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है, बेसिक कंडीशंस क्या होनी चाहिए, प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो हम चूज़ कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसकी बेसिक कंडीशंस जो हैं, नेसेसरी कंडीशंस जो हैं वो क्या होनी चाहिए। तो कार्बोनिल ग्रुप के लिए जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो एज ए प्रोटेक्टिंग रीजन के तौर पे हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास उसी तरह से फाइनल जो बनते हैं वो एसिटल्स और कीटल्स होते हैं, जो कि हम एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पर उनको इस्तेमाल करते हैं। एसिटल कीटल प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग द कार्बोनाइल कंपाउंड विद अल्कोहल, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड को हम क्या करते हैं, अल्कोहल के साथ जो है वो उसका रिएक्शन करवाते हैं और वो क्या बनाते हैं, एसिटल और केटल्स बनाते हैं। एन ऑर्थोएस्टर और अ डाइओल इन द प्रेजेंस ऑफ लेवस एसिड एज ए कैटलिस्ट। तो लेवस एसिड जो होगा वो क्या होगा, एज ए कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा। लेवस एसिड जो है वो आपको पता है कि कौन सा एसिड होता है, वो हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। Acetal and kettles are stable to strong aqueous bases, nucleophilic reducing agents, organometallic reagents, oxidation under non-acidic conditions, sodium और liquid ammonia reductions। एसिटल जो है वो इन तमाम कंपाउंड्स के लिए जो है वो क्या होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं। एसिटल एंड केटल्स आर क्लीव्ड बाय एसिडिक कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस। तो जितने भी एसिड है जितने भी एसिटल और केटल जो है वो हम यूज़ करेंगे। देखो, इस टॉपिक को हम दोनों तरफ से जो है वो ले सकते हैं। इसको हम एज ए अल्कोहल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डी प्रोटेक्शन अगर हमने करवानी हो फिर तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, आसानी से डी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस कार्बोनाइल ग्रुप। तो सबसे पहले हम जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे। तो हमें पता है कि जिस तरह बल्कीनेस बढ़ती जाएगी उसी तरह से जो है वो उनकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये आपके सामने रिएक्टिविटी ऑर्डर है। इस तरह से जो है क्या होता है कि उनकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। 1,3-dioxanes 6-member ring hydrolyze faster than the cross bonding 1,3-dioxolanes 5-member ring acetal। यानी कि वो कह रहा है कि ये हमारे पास जो है 6-member रिंग जो है डाइऑक्सेन, ठीक है, ये क्या करता है कि आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है एज कंपेयर टू द डाई ऑक्सोलेंस, ठीक है। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर था। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ए साइक्लिक केटल्स एंड एसिटल। कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड आ जाता है जिसमें ए साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, साइकिल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, साइक्लिक कंपाउंड्स इनमें मौजूद नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, acyclic acetal is prepared by the reaction of aldehydes with monohydric alcohols in the presence of dry HCl।
तो क्या होता है कि एल्डिहाइड्स हम लेते हैं, उसका रिएक्शन जो है वो अल्कोहल के साथ करवाते हैं। अल्कोहल के साथ करवाने से क्या होगा कि उसकी उसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसका रिएक्शन इसके साथ करवाया है, तो ये बनेगा हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अभी भी जो है इसकी अल्काइलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो चुकी, अल्कोहलिक ग्रुप के ऊपर अल्काइल ग्रुप मौजूद नहीं है। उससे क्या मुराद है कि ये देखिए ये अभी भी हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है। तो जब तक ये दोनों जो हैं वो उनके ऊपर अल्काइल ग्रुप नहीं आ जाता तो ये एसिटल नहीं बनते, बल्कि उसे क्या कहते हैं, हेमी एस्टर कहते हैं। फिर हम उसके बाद उसी तरह फिर एथेनॉल डालेंगे और ये देखें ये इसके ऊपर अल्काइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है और ये कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, एसिटल के अंदर। Acyclic ketones cannot be prepared with the monohydric alcohols under the same condition of acetal formation because of unfavorable entropy, which the equilibrium towards the ketones. So, acyclic ketones are prepared by the reaction of ketones with the ethyl orthoformate in the presence of ammonium chloride. तो सिंपली वो कहता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ जो है वो हम कीटोन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि कीटोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि हम इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट लेकर आते हैं, जिसकी वजह से ये इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो है वो उसके क्या करता है, प्रोटेक्शन करवाता है और उसको कन्वर्ट करवा देता है किसके अंदर, एसिटल के अंदर। प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल एंड कैटल्स। तो ये हमारे पास बेसिक रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से जिनकी मदद से जो है वो हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को क्या करवा रहे होते हैं, प्रोटेक्ट करवा रहे होते हैं। दोनों आप बात कर सकते हो, अल्कोहलिक ग्रुप को भी कह सकते हो और आप जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को भी कह सकते हो। तो ये हमारे पास है जी कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, इसको हमने डाइओर लिया है, ड्राई HCl की मौजूदगी में ये एसिटल बना रहा है। इसी तरह से अगर हमारे पास साइक्लिक अल्कोहल हो, डाइओल हो और इसी तरह हमारे पास जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो, ठीक है, तो बेसिकली ये सारे के सारे जितने भी अल्कोहल्स हैं वो ड्राई HCl की मौजूदगी में क्या कर सकते हैं, मोस्टली उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करवा देते हैं। थायोएसिटल थायोकेटल्स एज ए प्रोटेक्टिव ग्रुप। अब हम बात करेंगे थायोएसिटल की और थायोकेटल्स की। देखें बेटा, जिस तरह थायोएस्टर होते हैं ना, यानी कि सल्फर ग्रुप के दोनों साइडों पर अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो उसे क्या कहते हैं, थायोएस्टर कहते हैं। इसी तरह जहां पर भी ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर लगा दिया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, थायो के अंदर। तो मैकेनिज्म या वही रहेगा, बस सिर्फ सिंपली क्या होगा कि हमारे पास जहां पर ऑक्सीजन आ रही थी एसिटल में वहां पर क्या आ जाएगी, सल्फर आ जाएगी। थायोएसिटल थायोकेटल्स आर क्वाइट स्टेबल toward the hydrolysis. There is no special need to remove the H2O formed during this reaction. तो ये देखें, देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद होती थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सल्फर मौजूद है। मैकेनिज्म सारा वही रहेगा, ये देखें प्रोडक्ट भी उसी तरह से बनेगी, लेकिन जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद थी वहाँ पर क्या आ जाएगी, सल्फर आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि एक साइड पर जो है इसके दो मालिक्यूल लेंगे तो ये इस तरह से थायो एस्टर जो है वो बना देता है। ये देखें जहाँ पर ऑक्सीजन होनी चाहिए थी वहाँ पर क्या आ जाएगी, सल्फर है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, थायो एसिटल के अंदर। थायो एसिटल को जो है वो हम क्लीव कर सकते हैं किसकी मौजूदगी में, मरकरी क्लोराइड की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और डिप्रोटेक्ट भी आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने ये जहन में रखना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो हम लेकर आ रहे हैं किस ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, बस। प्रिपरेशन ऑफ 1,3 ऑक्सोथायोलेन्स।
अब थायोलेंस का मतलब ये होता है कि अगर एक हमारे पास जो अल्कोहल है वो OH वाली है और दूसरे हमारे पास क्या है, सल्फर है, इसे कहते हैं मार्केप्टो एथानॉल। क्या कहते हैं बेटा, मार्केप्टो एथानॉल। तो जब हम इस जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में इसकी प्रोटेक्शन करवाते हैं तो जहाँ पर सल्फर है वो सल्फर के साथ जो है वो कार्बन अटैच हो जाएगी, जहाँ पर ऑक्सीजन है तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ उसकी प्रोटेक्शन जो है वो हो जाएगी। इसीलिए इसे कहते हैं हेमीथायोकेटल्स या मोनोथायोकेटल्स, क्योंकि सल्फर एक है तो इसी वजह से इसे कहते हैं मोनोथायोकेटल्स। क्लीवेज, क्लीवेज जो है वो बहुत ही आसान है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में हम इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं तो ये क्या करता है, आसानी से इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हमारे पास जो है वो सेकंड लास्ट ग्रुप है, इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बेसिक पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड आर यूज्ड to avoid reaction of the acidic hydrogen with the bases and nucleophiles or to prevent the nucleophilic additions at the carbonyl carbon। तो ये उसने बेसिक रिएक्शन की तरफ इशारा किया है। ठीक है, मोस्ट कॉमन ग्रुप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एसिड इज एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेटर और सबसे यूजफुल जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो क्या है, एस्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले है मिथाइल एस्टर। ठीक है, यानी कि मिथाइल ग्रुप की इंट्रोडक्शन होगी, तो वो कैसे होगी, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि CH2N2, ठीक है, हम लेकर आते हैं, इसे कहते हैं डाई आइसोमीथेन। CH2N2 को क्या कहते हैं, डाई आइसोमीथेन। तो डाई आइसोमीथेन का हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, एस्टर। ये हमारे पास मैकेनिज्म लिटिल बिट मेंशन है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो ये एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पर यूज होगा। रिएक्शन विद द मेथनॉल इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो होगा क्या होगा क्या बेसिकली इसमें कि इसमें हम प्रोवाइड करते हैं मेथनॉल। मेथनॉल प्रोवाइड करने से क्या होता है कि ये हमारे पास उसका मिथाइल एस्टर बन जाता है एसिडिक कंडीशंस के अंदर। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, मिथाइल एस्टर्स कहते हैं। रिएक्शन विद द मेथनॉल इन आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड की मौजूदगी में होगा ये रिएक्शन। फाइनली जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, एक एस्टर ही बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पर मेथनॉल भी लेकर आ सकते हैं और एथेनॉल भी लेकर आ सकते हैं। फिर उसके बाद है सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, देन CH3I, यानी कि मिथाइल आयोडाइड जो है, पहले हम उसके साथ सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और फिर उसके साथ क्या है, CH3 सोडियम मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो बेसिक रिएक्शन आपने पढ़े हुए हैं सारे। ठीक है, कोई ऐसा जो है वो इनमें इशू नहीं है, बस सिर्फ आपने याद रखना है कि कौन से ग्रुप को प्रोटेक्ट करवा रहे हो, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर हैं तो वो आपको समझ आएगी। अल्कोहल भी एस्टर से ही होती है, तो यहाँ पर भी आप दोनों कंडीशंस के ले सकते हैं कि अल्कोहल भी प्रोटेक्ट करवा रहे हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रोटेक्ट करवा सकते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। क्लीवेज, क्लीवेज जो है वो तीनों के लिए हमारे पास जो है वो तीन बेसिक कंडीशंस हैं। ठीक है, पहला है ट्राई मैग्नीशियम सिलाइल क्लोराइड है। ठीक है, और ये हमारे पास बेसिक नॉर्मल बेसिक कंडीशंस हैं डी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, या फिर हमारे पास ट्राई ब्रोमो बोरेन है। ठीक है, उसको हम जो है वो ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड, या फिर लिथियम क्लोराइड जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ DMF या pyridine। ठीक है, तो यानी कि एज ए नॉ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देंगे और हम इसकी डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसको क्लीव कर सकते हैं। उसी तरह से ये इथाइल एस्टर्स हैं। इथाइल एस्टर में क्या होगा कि जहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ रहा था वहाँ पर क्या आ जाएगा, इथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो सबसे पहला रिएक्शन है इथाइल हैलाइड के साथ, तो वही सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। दूसरा रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल के साथ। ठीक है,
उसमें आप जानते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड और जब अल्कोहल आपस में मिलते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या बनती है, एस्टर ही बनती है। थर्ड रिएक्शन भी अल्कोहल के साथ है लेकिन कंडीशन जो है वो चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। और क्लीवेज जो है वो इनकी क्या है कि उसी तरह से वही तीनों कंडीशंस हैं। इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की डी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो हम तीन बेसिक मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल एस्टर, तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप का आ रहा है। तो अल्काइल ग्रुप के साथ आने से रिएजेंट्स तो चेंज होता है और साथ साथ थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, कंडीशंस भी जो है वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे पास है जी पहला रिएक्शन है हमारे पास कि हम हमारे पास एक अल्कीन मौजूद है, उसका रिएक्शन हम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक एस्टर बनता है जिसे क्या कहते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल एस्टर्स फॉर्मेशन जो है वो हम उसको कंसीडर करते हैं। और एस्टर बनाना है बेसिकली, चाहे आप मिथाइल एस्टर बना लो, चाहे आप इथाइल एस्टर बना लो, चाहे आप टर्शरी ब्यूटाइल एस्टर बना लो, ठीक है। सेकंड में है कि हम लिथियम ऑक्साइड जो है उसकी प्रेजेंस में हम टर्शरी ब्यूटेन लेते हैं। टर्शरी ब्यूटेन लेने का जब उसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास वही फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास हासिल हो जाती है। थर्ड रिएक्शन वही कॉमन जो हम पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगी हमारे पास, उसका रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, एस्टर बनेंगे। क्लीवेज, क्लीवेज के लिए फिर वही जो है वो, लेकिन एक चीज़ का इजाफा हुआ है, सॉरी दो रिएक्शन का इजाफा हुआ है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो दो फर्स्ट टू रिएक्शन हैं क्लीवेज के लिए, अगर आप यही याद कर लेते हो तो इससे भी जो है वो आप उसकी डी प्रोटेक्शन या उसकी क्लीवेज जो है वो कर सकते हो। अदरवाइज आप लास्ट टू रिएक्शन भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। टेट्राहाइड्रो पायरानाइल एस्टर, टेट्राहाइड्रो पायरानाइल एस्टर, तो ये एक स्पेसिफिक किस्म का जो है वो एस्टर है जिसमें हमारे पास ये इस तरह से साइक्लिक अल्कीन मौजूद है और उसमें साथ जो है वो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से जो है वो हम इसका मैकेनिज्म जो है वो डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। डी क्लीवेज के लिए प्रोटेक्शन के लिए जो है तो साइल हाइड्रोक्स जो है वो अल्कोहल यूज़ होगी या फिर हम मिथाइलिन क्लोराइड यूज़ करेंगे। और डी प्रोटेक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, एस्टिक अल्कोहल या एथेनॉल जो है, और साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन या फिर वाटर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। बेंजाइल एस्टर, तो बेटा अगर आपको बेसिक मैकेनिज्म याद है ना कि हम इससे बनने वाली प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, तो सिर्फ आपको कंडीशंस याद करने की ज़रूरत होंगी। फिर बेशक जो मर्जी आता जाए एस्टर, आप जो है वो उसको उसके साथ मिलाओगे और आप उसके अपनी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हो, ठीक है। तो बेंजाइल एस्टर में हम क्या लेते हैं, बेंजाइल अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। और ये ईथर की मौजूदगी में और डाई मिथाइल जो है वो उसमें हम यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट के तौर पर, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाता है, एक बेंजाइल एस्टर बनता है। इसकी क्लीवेज जो है वो हम कर सकते हैं, ये हमारे पास उसकी पलाडियम चारकोल की मौजूदगी में हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, या कार्बोनेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन है, या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि पेनिसिलियम डेरिवेटिव जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मिथाइल नाइट्राइड है, मिथाइलिन क्लोराइड है। तो ये इसकी डी प्रोटेक्शन के जो है वो बेसिक रिएक्शंस है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलाइल ईथर्स, तो सबसे पहले है ट्राई मिथाइल सिलाइल एस्टर, ठीक है, ट्राई मिथाइल सिलाइल एस्टर, सॉरी। तो उसी तरह से ये देखें हम क्या कर सकते हैं, पिरिडीन की मौजूदगी में और मिथाइलिन क्लोराइड की मौजूदगी में, तो ये हमारे पास सिलिकॉन पे अटैक होगा, क्लोरीन वहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। और इसकी क्लीवेज जो है वो हम एथेनॉल की मौजूदगी में या वाटर की मौजूदगी में आसानी से करवा सकते हैं। मतलब नॉर्मल बेसिक कंडीशन जो है वो इसको सुइटेबल है, ठीक है। फिर है ट्राई इथाइल सिलाइल ईथर, यहाँ पर जो है वो पहले मिथाइल था, अब क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पिरिडीन की मौजूदगी में मिथाइलिन क्लोराइड है, ठीक है। और उसी तरह से बेसिक कंडीशंस के अंदर मिथाइल की जगह पर आप, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर आप इथाइल ग्रुप जो है वो
लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ अमाइंस, कि हम जो है वो नेक्स्ट प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं किसको, अमाइन ग्रुप को। The basic problem of peptide synthesis is one of the protecting the amino group in the bringing about the interaction between the carboxylic group of one amino acid and the amino group of a different amino acid. One must prevent interaction between the carboxylic group and the amino group of the same amino acid. बेसिकली बेटा इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है कि जब हम प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं तो हमने वहाँ पर एक लिंकेज पढ़ा था जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। तो उसकी उसी के बारे में ये जो है वो डिस्कशन कर रहा है कि जब हम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करवाते हैं तो बेसिकली हम अमाइनो ग्रुप को क्या करवा रहे थे, चूँकि पेप्टाइड लिंकेज में अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो है वो बनता है, जिसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, अमाइनो ग्रुप को या अमाइन को क्या करवा रहे होते हैं, प्रोटेक्ट करवा रहे होते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन जो उसने हमें बताया है वो यही है कि आप सिंपली पेप्टाइड लिंकेज बनवाएं, और पेप्टाइड लिंकेज से क्या होगा कि आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो क्या है, जो अमाइंस हैं वो क्या हो जाएंगी, प्रोटेक्ट हो जाएंगी। ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक क्लोराइड है या टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बामेट है, ये सारे के सारे इसी तरह से जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है कार्बामेट्स एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अमाइन। तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बामेट है, ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बामेट है और ये हमारे पास अमाइन है। बेसिक कंडीशंस सिंपल वही होगा कि हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन जो है उसका रिएक्शन बॉन्ड जो है वो किसके साथ, इस रिएक्शन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये रिएक्शन में मिस्टेक है, नाइट्रोजन ग्रुप मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप आ जाएगी और उसका कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। जिस तरह ये सिंपल ये यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर भी मेंशन है, यहाँ पर भी मेंशन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इसका रिएक्शन जो है वो होता है और इसको हम प्रोटेक्ट करवा। क्लीवेज, क्लीवेज के लिए क्या करते हैं, क्लीवेज के लिए हम जो है क्या कर 3 मोलर HCl लेते हैं और साथ में हम एक ईथर यूज़ करते हैं और इसकी क्या हो जाती है, सिंपली डी प्रोटेक्शन हो जाती है। तो बेसिकली डी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो हम एसिडिक कंडीशंस के अंदर भी हम पेप्टाइड लिंकेज या कार्बामेट लिंकेज को तोड़ सकते हैं या बेसिक कंडीशंस के अंदर भी। ये एक स्पेसिफिक किस्म का जो है वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 9 फ्लोर इनाइल मिथाइल कार्बामेट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक जो है वो हमारे पास ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। और इसका रिएक्शन जो है वो नाइट्रोजन के साथ होगा। नाइट्रोजन जो है वो आके इसके साथ क्या करेगी, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के साथ क्या करेगी, बॉन्ड बना लेगी, ये देखें, और इसकी क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन हो जाएगी। क्लीवेज के लिए हम सिंपली बेस यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी डी प्रोटेक्शन हो जाती है, या हम रिडक्शन कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं प्लाडियम चारकोल की मौजूदगी में, तो उसकी क्या हो जाती है, प्रोटेक्शन है। बेंजाइल कार्बामेट या बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनाइल और CBZ ग्रुप, ठीक है। तो फॉर्मेशन क्या होगी कि ये हमारे पास बेंजाइल जो है वो कार्बामेट मौजूद है सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में। बेसिकली सबसे बात यही याद रखें मैकेनिज्म का, नाइट्रोजन का जो है वो बॉन्ड जो है वो किसके, कार्बोनाइल कार्बन के साथ बनेगा। क्लीवेज जो है वो रिडक्शन कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड करें तो सबसे बेटर है, तो ये क्या हो जाएगी, आसानी से रिमूव हो जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में एक ईथर प्रोवाइड करते हैं, तब भी जो है वो पॉसिबिलिटी है। या फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो बेसिक कंडीशंस हम उसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो है वो डी प्रोटेक्शन जो है वो हो जाए। अमाइड एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अमाइंस, अमाइड ग्रुप जो है वो एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पे आ सकता है, जैसे फॉर्म अमाइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास क्या है, अमाइन है। इसका रिएक्शन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या बनाता है, अमाइड बनाता है। पेप्टाइड लिंकेज है, बिल्कुल सिर्फ आपने यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, पेप्टाइड लिंकेज वाला, तो आप जो है वो अमाइन की प्रोटेक्शन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो जब ये अमाइड बन गया है तो इसकी डी प्रोटेक्शन जो है वो आप कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी है, या फिर उसी तरह रिएक्शन रिडक्शन कंडीशंस हैं, ठीक है। या फिर आप क्या करो उसमें जो है वो एक एथाइल क्लोराइड जो है या
ऑक्सी क्लोराइड जो है वो आप उसको प्रोवाइड करते हो तो वो क्या करता है, इसकी डी प्रोटेक्शन जो है वो करवा देता है। उसके बाद है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड में भी बेसिक अगर आप उसका मैकेनिज्म याद रखेंगे तो वो आपके लिए आसानी होगी। सिंपल नाइट्रोजन का लोन पर कार्बन पे अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, और हम ये जो है इसके लिए डी प्रोटेक्शन के तौर पर ले आते हैं। ये इसकी कंडीशंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर अल्काइल की जगह पर फिनाइल ग्रुप मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि पिरिडीन की मौजूदगी में रिएक्शन, वही सारा रिएक्शन होगा, कार्बन कार्बन पे क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप आएंगे, ठीक है, और दो अल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बन कार्बन के साथ अटैक करेंगे, और नाइट्रोजन बेसिकली कार्बन का साथ अटैच होगी, बाकी जो अल्काइल ग्रुप है क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगी। तो अगर आपको मैकेनिज्म्स आते हैं थोड़े से और थोड़ी सी जनरल कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आपके लिए जो है वो सिर्फ कंडीशंस याद रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज जो प्रोटेक्शन है वो इतनी कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी क्लीवेज है। एसिडिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है। तो नॉर्मली एसिडिक और बेसिडिक कंडीशंस के अंदर क्या होता है, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। साइक्लिक अमाइड एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप, मैकेनिज्म वही रहेगा, चाहे आप साइक्लिक ले आओ या एलिफेटिक ले आओ, ठीक है। तो एलिफेटिक अमाइड हो या साइक्लिक, थोड़ा सा रिएक्शन कंडीशन जो है वो चेंज होंगे। मिथाइल क्लोराइड की मौजूदगी में ये जो है वो अमाइड बनाएगा। ये इसी तरह प्राइमरी अमाइन है तो ये उसी तरह से टर्शरी अमाइन की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ टाइट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, ठीक है। तो अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो फिर सिर्फ यही कंडीशन याद करने की ज़रूरत है, तो आप जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हो उसको आसानी से यूज़। तो डी प्रोटेक्शन उसी तरह से हम बेसिक कंडीशन भी यूज़ करते हैं, एसिडिक कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। 20% HCl के तौर पर जो है वो हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी डी प्रोटेक्शन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है इंशाल्लाह लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है किसी किस्म का मैकेनिज्म के हवाले से या कंडीशंस के हवाले से, जब हम इंशाल्लाह फिजिकल लेक्चर होगा तो वो हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस